हेलो। आज का हमारा टॉपिक होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये किसके बीच होता है? बहुत सारे आवेशों के बीच जो बल लगता है, उस बल की गणना हम अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा करेंगे। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है, और यह बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा। तो देखिए, मैंने अभी क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है। मान लो मेरे को इस आवेश पर इन दोनों के कारण जो बल लग रहा है उसकी गणना करनी हो कि इसके Q2 के कारण और Q3 के कारण, है ना, इस Q1 पर कितना बल लग रहा है। तो कितना बल लगेगा? Q2 के कारण जो बल लग रहा है और Q3 के कारण जो बल लग रहा है, उसका सदिश योग होगा Q1 पर बल, यानी कि F1 बराबर क्या होगा? F2 प्लस F3। ठीक है। तो ये कह रहा है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये जो बल निकाला है हमने, ये इन अन्य किसी चार्जेस की उपस्थिति यानी इन आवेशों की उपस्थिति के कारण इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डेरिवेशन से समझते हैं कि अभी हमने क्या बोला है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज, ये ओरिजिन है अपना, ये है आपका ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है। ये आपका ओरिजिन और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में आपको तीन चार्ज उपस्थित है। Q1 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं Q2 और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं Q3। ठीक है। इसका वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूँ R2, पोजीशन वेक्टर मान ले स्थिति सदिश, और इस Q3 का मैं स्थिति सदिश मान लेता हूँ R1, सॉरी R3, Q3 है ना, तो R3। और Q1 का मैं स्थिति सदिश मान लेता हूँ R1 वेक्टर। ठीक है, R1 सदिश। अब देखो, इसके और इसके बीच की दूरी अपन ने वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, कूलॉम का वेक्टर फॉर्म। तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? R12 का यूनिट वेक्टर। ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर की बात करूं, मैं स्थिति सदिश की बात करूं, और दूरी हो जाएगी आपकी R12 यानी मैग्नीट्यूड में। और इसी तरह से इसका वेक्टर पोजीशन क्या हो जाएगा Q1 और Q3 का? ये हो जाएगा R13 का वेक्टर, यूनिट वेक्टर, या फिर दूरी में क्या कहूँगा R13। तो अब हमको Q1 पर, इस Q1 पर, ठीक है, इस Q1 पर Q2 और Q3 के कारण लगने वाले बलों की गणना करनी है। और जो भी बल आए Q2 और Q3 के कारण, उसका हमें सदिश योग करना है। बस इतना सा है। तो देखो, पहले अपन देखते हैं Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। Q2 के कारण Q1 पर बल, पहले तो हम इसकी दिशा देखेंगे कि किस दिशा में बल लगेगा। देखो, Q1 आपका है पॉजिटिव,
इसके पहले कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस का, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल लगा देता तो Q1 कैसा होता, नेगेटिव होता। इसी तरह से Q2 ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो Q1 और Q2 आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो आपका इस पर, इसके कारण मतलब Q1 पर Q2 के कारण आपका जो बल है इसकी दिशा किस दिशा में होगी, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो Q1 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो इस पर फोर्स भी क्या होगा, F इस डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में, है ना, दाईं दिशा की ओर लगेगा। और इस बल को मैं मान लेता हूं F12। F1 पर Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है उसको मैंने मान लिया F12। इसी तरह से Q1 और Q3 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, देखो ये भी पॉजिटिव है Q1 और Q3 भी पॉजिटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब कि ये तो यहाँ जाएगा, ठीक है, और Q1 जाएगा ऊपर की दिशा में। तो आपका Q1 पर है ना, Q3 के कारण जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लगेगा, ऊपर की दिशा में, और इसको मैंने मान लिया F13, ठीक है, मान लिया। अब मैंने बोला कि Q1 पर जो बल होगा Q2 और Q3 के कारण वो क्या होगा, F12 और F13 का सदिश योग, यानी कि Q2 के कारण जो बल लग रहा है और Q3 के कारण जो बल लग रहा है उनका सदिश योग होगा। और सदिश योग क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि F12 प्लस F13, और इसको मैं मान लेता हूं F1 मान लेता हूं, ठीक है, F1 वेक्टर F1 सदिश F1। अब हम बस इनकी गणना करनी है। तो देखो F12 कितना आ जाएगा, F12 K, ठीक है, दो चार्जेस का गुणनफल। तो देखो Q1 और Q2 चार्जेस यही है, तो Q1 गुणा Q2 अपोन में क्या आता है आपका, डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितनी है, R12, ये है आपकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर। और आपकी पोजीशन यूनिट वेक्टर क्या है, R12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 का यूनिट वेक्टर, ये आपकी आ गई F12। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपन, K Q1 Q2 तो ठीक है, R12 को किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, R12 बराबर लिख सकता हूँ मैं R1 माइनस R2, ठीक है, ये वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर होता है R वेक्टर, ठीक है, अपोन में R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो R12 की जगह ये लिख दो आप, R12 क्या लिखा था मैंने, R1 माइनस ये R2, तो R12 हो गया R1 माइनस R2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा बट्टे में, R12 का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये है ना, R12 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये चीज, तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। आपने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा, नहीं तो आपके 12th में मैथ्स में भी वेक्टर आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मैथ्स में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब आप वेक्टर पढ़ोगे तो। बाकी हम लिखते हैं इसी तरह से है, मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो अब ये बराबर में क्या आ जाएगा,
ये क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये कितनी पावर होगी इन दोनों की R1 माइनस R2 क्या है, एक तो स्क्वायर ये है एक पावर ये है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 की पावर 3 और साथ में क्या रहेगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ये चीज ठीक है। अब ये आपकी किसकी वैल्यू आई है F12 की वैल्यू आई है, F12 की वैल्यू आपकी आ गई है। इसी तरह से F13 की निकालनी है, तो चार्जेस किस किस के बीच में लग रहा है Q1 और Q3 के कारण, और F13 किसके कारण लग रहा है Q3 के कारण Q1 पर बल। तो देखो इसी तरह से F13 क्या आ जाएगा, F13 आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर वेक्टर, ठीक है, और R13 का यूनिट वेक्टर। बस आपको ये वैल्यू रखनी है। आपका R13 क्या आ जाएगा R1 माइनस R3, ठीक है, और R13 का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा R1 माइनस R3, ठीक है, अपॉन में R1 माइनस R3 का मैग्नीट्यूड। बस ये दोनों वैल्यूज इसमें रख दो, तो आपकी F13 की वैल्यू क्या आ जाएगी जैसे ऊपर निकाली थी Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ये आपका आ गया F13। तो आपका F1 क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए F1 क्या है F12 प्लस F13 का वेक्टर सम है ना, तो F1 क्या आ जाएगा आपका F1 वेक्टर आ जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। तो आप F12 की वैल्यू और F13 की वैल्यू रख दो, आपका क्या है F Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, और साथ में क्या है R1 माइनस R2, ठीक है, ये आ गया। प्लस में F13 की वैल्यू क्या है Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और साथ में क्या है R1 माइनस R3 वेक्टर। ये रिजल्ट आ गया ना आपका F1 का। अब जो आपका कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, इन दोनों में है कॉमन K, Q1 भी आपका इन दोनों में है ना, तो ये चीज कॉमन आ जाएगी। तो F1 क्या है Q1, जो कॉमन है वो लिख दो, बाहर लिख दिया, और जो बच रहा है वो अंदर लिख दो Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब, और साथ में क्या है R1 माइनस R3। ये क्या आ गई आपकी F1 की वैल्यू आ गई, यानी Q2 के कारण जो बल लग रहा है और Q3 के कारण जो बल लग रहा है उनका वेक्टर सम क्या हो गया F1। इसी तरह मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस हो, यानी बहुल आवेश हो n फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, n आवेशों की संख्या अगर हो तो आपका जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो इसके अनुसार देखो क्या आ सकता है Q1 तो आपका कॉमन है, ठीक है, आपका क्या आ सकता है अगर मैं यहाँ पे समीशन लूँ, यहाँ पे इन सबको जोड़ के समीशन लूँ यहाँ पे, तो देखो I इसको मैं I मान लेता हूँ, ये जो संख्या है ना इनको मैं I मान लेता हूँ। तो I देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो I बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, और नंबर ऑफ चार्जेस की संख्या कितनी है n, ठीक है n है, तो I बराबर 2 से लेके n तक इनका योग करना है। यहाँ पे देखो क्यूब है Q, या इसको मैंने I माना तो QI अपॉन, ये अगर आपको रखना है तो देखो ये आ जाएगा R
1 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है, इसका हो जाएगा क्यूब, और ये कितना आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका समीशन। तो आपका जो जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनका फोर्स यानी कि वेक्टर सम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आ गया समझ में। अब आपका हो गया ये सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि F1 मतलब कि एक आवेश पर Q1 पर आवेश पर अन्य आवेशों अन्य n नंबर ऑफ आवेशों के कारण जो बल लग रहा है वो आपका होता है वेक्टर सम F12, यानी आवेश 2 के कारण एक पर लगने वाला बल प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस इस तरह से आपका चलेगा F1n तक। ये आपकी हो गई सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। बस यही होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लो ये जो अपन ने F1 निकाला है, ये है ना, इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, ये तो आई आपकी वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म आई है। F1 का मैग्नीट्यूड आपका किस तरह से निकलता है, F1 मैग्नीट्यूड इस तरह से निकलेगा आपका F12 प्लस F13 का मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कोस थीटा और इसका अंडर रूट, ये सभी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब देखो थीटा क्या है इसमें, थीटा है आपका F1 और F2 के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये होता है आपका थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका F1 यानी कि टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये आपका क्या है F1 का मैग्नीट्यूड। यह आपका अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि कोई चार्ज है अपने चारों ओर क्या है एक इलेक्ट्रिक पर्यावरण इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट का बना लेता है, ठीक है, जिसके कारण कि ये क्या है अन्य आवेशों को आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना किस तरह से होती है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।